नमस्कार दोस्तों। चैप्टर 1 कक्षा 12वीं का ईंटें मन के तथा अस्थियां पार्ट 4 को लेकर के मैं हाजिर हूँ। डॉक्टर हरिता अरोरा एक बार फिर इस पर बात करने पहले हम बात करते हैं जो हमने पहले अपने पार्ट 1, 2 और 3 में हमने चर्चा जिस पर की थी। हमने चर्चा की थी पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल पर, आरंभिक हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता पर, उनके निर्वाह के तरीकों पर, मोहनजोदाड़ो एक नियोजित यानी टोटली प्लान्ड सिटी के बारे में बात की थी। सामाजिक भिन्नताओं यानी जो सोशल डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात की। और हमने बात की थी जो शिल्प उत्पादन यानी मनके वगैरह जो हमने देखे थे उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम पार्ट 4 में बात करेंगे जो उनका शिल्प उत्पादन था उसके लिए यानी मनके वगैरह बनाने के लिए उन्होंने माल प्राप्त कहाँ से करते थे, माल प्राप्त करने की नीतियाँ कैसी थी। अभी तक दोस्तों हमने बात की थी कि जो भी माल वो बनाते थे उस उत्पादन केंद्रों की पहचान हम कैसे करते थे, उनको बनाने की प्रक्रिया क्या थी और उन मनकों को बनाने में जो अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल होता था वो क्या थे। तो आज पार्ट 4 में हम बात करने वाले हैं कि उसी शिल्प उत्पादन के लिए माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों पर, हड़प्पा वासियों की मोहरें, लिपि और बाट पर, और प्राचीन सत्ता। यहाँ पर आप एक पुरोहित राजा का चित्र देख सकते हैं जो आप शुरू से देखते आ रहे हैं और लगता भी होगा कि बार बार इसी पिक्चर का इस्तेमाल क्यों किया गया है। तो आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की जो हमारी पार्ट 4 की चर्चा है उसका लर्निंग आउटकम है आरंभिक शहरी केंद्रों की आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं से परिचित कराना। अभी तो आप देखिए माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। यहाँ पर आप दोबारा से वही मैप देख रहे हैं, मानचित्र है यहाँ पर। शिल्प उत्पादन के लिए जो कच्चा माल वो प्राप्त करते थे वो उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप यानी इंडिया के लिए जो है सब कॉन्टिनेंट के लिए उपमहाद्वीप शब्द आता है। उपमहाद्वीप या उसके आगे से आने वाला माल कहाँ से आता था, यहाँ सिंधु नदी है, सिंधु नदी और उसके बगल में जाती हुई आप उपनदियां देख सकते हैं। इन उपनदियों का और नदी मार्गों का उपयोग होता था माल के लाने ले जाने के लिए और उनके किनारों का। उसके साथ ही साथ दूर दराज के वो कौन से क्षेत्र थे जहां से ये माल प्राप्त किया करते थे। जो कुछ भी शिल्प उत्पादन होता था उसके लिए कच्चा माल भी कई तरह का था। कुछ जो लोकल एरिया में यानी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध था, जैसे कि मिट्टी हो गई, ये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी। लेकिन कुछ सामान, पत्थर भी कई तरह के होते हैं, पत्थर है, लकड़ी है, धातु यानी जो मेटल्स होते थे वो उन्हें बाहर से मंगाने पड़ते थे। तो वो कैसे मंगाते थे और कैसे आता था, यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं ये पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी। ये बैलगाड़ी, आज की बैलगाड़ी के साथ आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो। बैलगाड़ी के मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं वहाँ पर। यानी कि इसका मतलब है कि बैलगाड़ी का इस्तेमाल सामान और लोगों को ले जाने के लिए सड़क मार्ग से यानी स्थल मार्ग से ये एक महत्वपूर्ण साधन रहा होगा उन दिनों। और माल जो है बैलगाड़ी के माध्यम से लाया ले जाया जाता होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये शंख बना हुआ है और साथ ही अंदर लिखा है बस्तियां स्थापित किस लिए, माल प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब है यहाँ बालाकोट और नागेश्वर जिसमें नीले रंग का एरो लगा है और शंख की तरफ वो दिखाता है, ये समुद्र के किनारे के स्थल थे और यहाँ पर शंख आसानी से उपलब्ध था। तो नागेश्वर और बालाकोट से ये लोग शंख प्राप्त करते थे। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं लाल रंग के एरो से दिखाया गया है लोथल। लोथल से कार्नेलियन नाम का लाल रंग का पत्थर ये प्राप्त करते थे अपने शिल्प उत्पादन के लिए। अफगानिस्तान से, ये आप नीले एरो से देख सकते हो, अफगानिस्तान से नीले रंग का बेहद महंगा पत्थर लाजवर्द मणि वहां से मंगवाया जाता था अफगानिस्तान से। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं
जहाँ लिखा है दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से सैलखड़ी। ये सैलखड़ी नाम का बेहद ही मुलायम पत्थर जो ये लोग प्राप्त किया करते थे दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से शिल्प उत्पादन के लिए। तांबा, क्योंकि ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी यानी कांस्य युगीन सभ्यता थी और मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी, अपना जितना भी शिल्प उत्पादन किया है उस उत्पादन के लिए राजस्थान, आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान से इन लोगों ने बहुत सारा तांबा प्राप्त किया है। कहाँ से? राजस्थान के खेतड़ी अंचल से। राजस्थान के खेतड़ी अंचल की संस्कृति को पुरातत्वविदों ने एक अलग नाम दिया है, यानी उसको हड़प्पा संस्कृति से अलग माना है और उसको नाम दिया है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि खेतड़ी अंचल के जो बर्तन थे, मृदभांड या बर्तन, वो हड़प्पाई बर्तनों से अलग थे। यहाँ पर इस एरिया में तांबा बहुत होता था, इसीलिए हड़प्पा वासी यहाँ से तांबा ले जाया करते थे अपने माल उत्पादन के लिए। और इस एरिया से तांबे की वस्तुओं की बहुत भंडार मिला है। इसका सीधा साधा मतलब है कि इस एरिया में तांबा भरपूर था। ये तो हमने अभी बात की जो इन्होंने माल प्राप्ति की है अपने राजस्थान के खेतड़ी एरिया से और अफगानिस्तान से लाजवर्द मणि और कुछ जो अपने इर्द गिर्द आसपास ही उपलब्ध था। अब हम बात करते हैं माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों के अंतर्गत दूर दराज के क्षेत्रों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लू से एनसर्किल करके एक जगह लिखा है, दिलमुन को लिखा है बहरीन द्वीप। मगान के लिए ओमान आया है, ओमान जिसे हम आज जानते हैं, उस समय में मगान। मेलुहा, मेलुहा यानी हड़प्पा, मेलुहा का मतलब है नाविकों का देश। ये नाम हमें प्राचीन दिलमुन, मगान, मेलुहा, ये जो है हमें मेसोपोटामियाई लेखों में ये नाम मिले हैं, जिसको पुरातत्वविदों ने आज के बहरीन द्वीप, ओमान और अपने हड़प्पा स्थल से जो है इसको बराबर माना है कि आज ये उनको हम इस नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम यहाँ चित्र देख रहे हैं, तांबा है जो, और साथ ही साथ मगान से लेता हुआ, मगान यानी आज का ओमान। यहाँ पर एक बर्तन सा, मर्तबान सा है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, जिस पे काली मिट्टी की परत चढ़ी हुई है। तो ये जो है ये हमें सबूत कुछ मिले हैं। ये कैसे कहा पुरातत्वविदों ने कि तांबा जो है ओमान से भी आता होगा, यानी जो आज अरब प्रायद्वीप के आसपास पे पड़ता है उसके दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित है ओमान। क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं में जो निकल है उसके अंश दोनों में मिले हैं, यानी कि दोनों एक ही कॉमन एरिया से आए होंगे। दूसरी चीज़ है जो आप नीचे ये काला मर्तबान देख रहे हैं, काला इसलिए क्योंकि उसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है। ये मर्तबान ओमानी स्थल से मिला है और माना जाता है कि ये एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान है। इस पे काली मिट्टी की मोटी परत क्यों चढ़ाई गई? इसलिए इस ताकि जो है इसमें कुछ लिक्विड रहता होगा तो वो तरल रिसाव को लीक ना हो, रिसाव ना हो, उसको रोकने के लिए इस पर ये परत चढ़ाई गई होगी। और हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इस मर्तबान के अंदर रखे हुए सामान के बदले में ओमान से तांबा लिया करते होंगे। मेसोपोटामिया के लेख 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व का लेख है जो ये दर्शाता है, जिसमें ये संकेत दिया गया है कि ओमान से जो है हो सकता है तांबा मंगाया जाता होगा। सुदूर क्षेत्रों से अगर संपर्क के हम प्रमाणों की बात करें तो यहाँ मेसोपोटामिया से आप देख सकते हैं ये जो एक सील है ये मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर है। इस बेलनाकार मोहर पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक कुबड़दार बैल का सिंधु क्षेत्र से लिया गया चित्र है जो ये दर्शाता है कि हो ना हो इनके बीच आपस में किसी प्रकार का संपर्क रहा है। पर बात की बहरीन में जो है इस बाट जो है वहाँ के हड़प्पाई मोहर अनुसरण करते हैं, तो हड़प्पाई मोहरें, बाट, पासे, मनकों का दूर दराज के क्षेत्रों पर मिलना भी इनके आपसी संपर्क की ओर संकेत करता है। उसके अलावा मेसोपोटामिया का जो ये लेख है वो मेलुआ यानी हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या सामान प्राप्त करते थे
इसके बारे में भी बताता है। मेसोपोटामियाई लेख बताते हैं कि वे लोग हड़प्पा या मेलुहा से जो है क्या क्या प्राप्त करते थे। ये लाल रंग का कार्नेलियन पत्थर प्राप्त करते थे, नीले रंग का लाजवर्द मणि प्राप्त करते थे, तांबा, सोना, कई तरह की लकड़ियां जो है वो मेलुहा यानी नाविकों के देश से प्राप्त करते थे। इसके अलावा मेसोपोटामियाई मिथ्स भी बोलते हैं, क्या तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी आवाज राज प्रसाद यानी महल में सुनाई दे, तो पुरातत्वविद मानते हैं कि यह हाजा पक्षी होना हो मोर होगा और मोर को ये नाम उसकी आवाज की वजह से दिया गया होगा। इसके अलावा मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। ये बात हम इसको हड़प्पाई स्थल इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हड़प्पा में मिली मोहरों पर जहाजों और नावों का चित्रांकन पाया गया है, जो आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि नाव के चित्र वाली जो है ये मोहर है। तो संभव है कि ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया का आपस में जो संपर्क था वो समुद्री रास्ते से रहा हो, क्योंकि अगर नावों और जहाज़ों का चित्रांकन है तो चित्रांकन तभी है ना जब वो इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये तो बात हुई माल प्राप्त करने संबंधी नीति। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले उपविषय हमारा है मोहरें, लिपि और पाठ। मोहरें कई मिली हैं हमें यहाँ पर। मोहरें और मुद्रांकन का क्या मतलब है? मुद्रांकन वो है जो उन मोहरों पर जो छापे पड़ी हुई हैं उसको कहा जाता है मुद्रांकन। यहाँ रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन आप देख सकते हैं कि इस मिट्टी के इस टुकड़े पर कई मोहरों की छाप दिखती है, यानी जब बार बार लगाई गई होगी तभी तो कई मोहरों की छाप है। और इनका इस्तेमाल क्यों होता होगा? मोहरों का और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के जो संपर्क है दूर दराज के उसको आसान बनाने के लिए किया जाता होगा। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए सामान से भरा एक थैला एक जगह से दूर दराज दूसरी जगह पर भेजना है, तो रास्ते में वो कहीं कोई उसके साथ छेड़छाड़ ना कर ले, कोई सामान ना निकाल ले, तो उसकी सुरक्षा भी तो करनी होगी। जिस तरह से आजकल हम देखते हैं कुरियर सर्विस, वो आता है तो बड़ी पैकिंग के साथ हमारे पास चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। तो इसी तरह से उन दिनों भी सामान से भरे थैले को एक जगह से दूसरी जगह भेजने से पहले उसके मुंह को रस्सी से बांधा जाता होगा और गांठ पर थोड़ी सी गीली मिट्टी जमाकर मोहरों से उसको दबाया जाता होगा जोर से। इतनी जोर से दबाया कि मिट्टी पर मोहर की छाप पड़ गई। और ये थैला जहां इसे पहुंचना है, अगर वहां तक ये छाप टूटी नहीं या ये मुद्रांकन टूटा नहीं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि थैले के साथ रास्ते में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। और मुद्रांकन जिसका किया गया, जिस तरह से आजकल हम लोगो इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है वो भी उन दिनों भेजने वाले की पहचान को दर्शाता होगा। तो ये तो हमने बात की मोहरों की। अब जरा हम चलते हैं इनकी लिपि की तरफ। इस लिपि को एक रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। क्यों रहस्यमय लिपि कहा जाता है? क्योंकि आज तक इस लिपि को हम पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं, खोज अभी भी जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक मोहर है जिस पे एक जानवर बना हुआ है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है चित्र पे। तो हो सकता है जो छोटे छोटा लिखा गया है थोड़ा सा एक लाइन में, हो सकता है मोहर पर जो एक एक लाइन में लिखा गया है ये मालिक के नाम और उसके स्टेटस, उसकी पदवी को दर्शाता हो। और साथ में जानवर का चित्र है, तो विद्वानों का ये सुझाव है कि हो सकता है ये अनपढ़ लोगों को दर्शाने के लिए सांकेतिक रूप में जानवर के चित्र की तरह समझाया गया हो। एक प्राचीन सूचना पट भी मिला है जानकारी देने के लिए, ये आपकी पुस्तक में है। तो अगर हम इस लिपि की विशेषता की बात करें, जो अक्सर प्रश्न भी आता है बोर्ड में भी, ज्यादातर इनके अभिलेख जो मिले हैं वो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। सबसे लंबा अगर अभिलेख मिला है तो उसके अंदर 26 चिन्ह हैं। इस लिपि में चिन्हों की संख्या है, चिन्ह है, इसीलिए कई बार इनकी लिपि को चिन्हात्मक या चित्रात्मक भी कहा जाता है। इसके अंदर चिन्हों की संख्या लगभग 375 से लेकर 400 के बीच में मिली है। तो ये एक बात तो पक्की है कि ये वर्णमालीय लिपि नहीं है। जैसे आज की हमारी देवनागरी लिपि जो है वो वर्णमालीय है, जिसके अंदर हर चिन्ह एक स्वर या व्यंजन को दर्शाता है, लेकिन इनकी जो है वो चित्रात्मक या
चिन्हात्मक है। एक और विशेषता है कि ऐसा माना जाता है कि ये लिपि आज के उर्दू की तरह, उर्दू दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो ये लिपि भी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती होगी। ऐसा अंदाज़ा कैसे लगाया गया? क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर एक काफ़ी चौड़ा अंतराल छोड़ा है और बाईं ओर वो संकरा हो जाता है, संकुचित हो जाता है। आप लोग बच्चों जब एग्जाम में लिखते हो तो आप लोग भी यही करते हो, अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए एंड में जाकर के संकुचित कर देते हो। तो उस अंतराल के आधार पर यह अंदाज़ा लगाया गया कि दाईं ओर से लिखना शुरू किया होगा, बाईं ओर जगह कम पड़ गई तो वो संकुचित हो गया। और जो है यहाँ कई प्रकार की वस्तुएं मिली हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरे तो आप मोहर का चित्र देख ही रहे हो। मोहरों पर, तांबे के औजारों पर, मर्तबान के मुंह पर, अवंठ पर, मुंह पर, तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाओं पर, आभूषण पर, अस्थि की छड़ों पर सूचना पट में मिला है, लिखा हुआ मिलता है। अगर आप देखें आजकल भी कई बार जो अपने धातु के बर्तन है हमारे, उस पर कई बार नाम लिखवा लिए जाते हैं, तो उन दिनों में ये नाम भी लिखाए जो है, हो सकता है कि उस तरह के कुछ नाम ही लिखे गए होंगे। तो कई बार जो है जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट प्राय हैं, जो ख़त्म हो जाएंगी, उन पर भी लिखा जाता था। तो क्या इससे हम ये अर्थ लगाएं कि वहाँ साक्षरता व्यापक थी, यानी ज़्यादातर लोग साक्षर थे? एक प्रश्न चिन्ह है। अभी भी ये एक खोज का विषय है। तो बात करते हैं मोहरे, लिपि और बाट, अब बाट के बारे में। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि चर्ट नामक पत्थर के बने बाट है, तराजू भी मिला है यहाँ पर। तो जो है धातु के बने तराजू के पलड़े मिले हैं यहाँ पर। उन दिनों विनिमय यानी लेन देन बाटों की एक बहुत सूक्ष्म प्रणाली से नियंत्रित भी था वहाँ की अर्थव्यवस्था। आज भी आप देखते हैं जब हम सब्जी वाले के पास जाते हैं या हम सुनार के पास जाते हैं, सुनार के पास बहुत छोटे छोटे बाट होते हैं, सब्जी वाले के पास किलो 2 किलो के बाट मिलते हैं। तो आप देखिए उन दिनों में भी बाटों का इस्तेमाल था, लेकिन वहाँ के जो बाट हमें मिले हैं वो चर्ट नामक पत्थर के बने हुए हैं, जिन पर कोई निशान नहीं है लेकिन एकदम घनाकार है। और ये बाट जो है ये निचले मानदंड द्विआधारी, द्विआधारी में मीन्स दो के मल्टीप्लिकेशन में चलते हुए मिले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके 12,800 तक के आधारी निचले मानदंड पर ये बाट हमें मिले हैं। और जो ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाट जैसे आजकल छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता होगा। और सबूत के तौर पर वहाँ पर हमें धातु के बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। तो अभी तक हमने बात की माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों के बारे में, मोहरे, लिपि और बाट के बारे में। सारी चीज़ें इतनी एक समान दिखती हैं कि हड़प्पाई समाज में ऐसे जटिल फैसले लेने के लिए और उनको लागू करने के लिए कोई ना कोई सत्ता तो होगी, कोई ना कोई किसी तरह की प्रशासनिक व्यवस्था तो होगी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो होगा। क्योंकि एक समान बर्तनों का मिलना, मोहरों का मिलना, बाट मिलना और ईंटें एक समान अनुपात की मिलना, जम्मू से लेके गुजरात तक एक समान अनुपात की मिलना, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कोई ना कोई सत्ता थी जो सारे फैसले लेती थी। और इन ईंटों को बनाने के लिए, बड़ी बड़ी दीवारें बनाने के लिए, चबूतरों के निर्माण के लिए इतने सारे जो श्रमिक चाहिए, उनका संगठन कौन करता था? आपने पीछे मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहर में आपने देखा कि निचले शहर में घरों को बनाने से पहले चबूतरे बनाए जाते थे। तो पूरे शहर में इन चबूतरों को बनाने के लिए कितने श्रमिकों की जरूरत पड़ती थी? कौन करता था उनकी व्यवस्था? तो ऐसे सत्ताधारी लोगों और सत्ता के केंद्र के बारे में जो भी अवशेष, पुरातात्विक विवरण है, वो एकदम से हमें कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वविदों ने मोहनजोदाड़ो में एक विशाल भवन मिला तो उसको उन्होंने प्रासाद यानी महल कह दिया।
महल तो कह दिया, लेकिन कमाल की बात है कि उससे संबंधित कोई भी कीमती भव्य वस्तु जिसको हम महल के साथ जोड़ करके देख सके, ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली है। हाँ, एक पत्थर की ये मूर्ति जरूर मिली है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दे दिया पुरोहित राजा। अब पुरोहित राजा क्यों कहा इसको? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसकी समकालीन मेसोपोटामिया में पुरोहित राजाओं से वो सभ्यता परिचित थी। तो उसकी समानता के आधार पर समकालीन होने के नाते इस मिलने वाली मूर्ति को आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है पुरोहित राजा की संज्ञा उन लोगों ने इसको दे तो दी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की धर्म कर्म से जुड़ी अनुष्ठानिक प्रथाओं को आज तक ठीक से समझा नहीं जा सका है, और उसको समझने के साधन भी उपलब्ध नहीं है कि क्या जो लोग इस धर्म कर्म से जुड़े अनुष्ठानों को निष्पादित करते थे, उसको इम्प्लीमेंट करते थे, क्या उन लोगों के पास ही राजनीतिक सत्ता थी? अगर उनके पास राजनीतिक सत्ता के सबूत मिलते हैं, तब हम कह सकते हैं कि पुरोहित राजा थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग मत हैं, अलग अलग मत दिए गए हैं। कुछ मानते हैं कि हड़प्पा समाज में राजा था ही नहीं और सब लोगों की सामाजिक स्थिति एक बराबर थी। दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट का ये व्यू है, ये मत है कि यहाँ पर एक शासक नहीं था, और उनका मानना है कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के अपने अलग अलग राजा हुआ करते थे। तीसरा मत है, जो सबसे ज़्यादा युक्ति संगत भी प्रतीत होता है, वो ये है कि ये एक ही राज्य था। ये ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि एक से बर्तन मिलना, एक सी मोहरें मिलना, बाट है, ईंटें एक समान, और जिस हिसाब से प्लांट बस्तियां मिली हैं और बस्तियों का कच्चे माल के पास स्थित होना, ये इस तरफ इशारा करता है कि ये हो ना हो एक ही राज्य था। तो इन जितने भी अलग अलग मत दिए गए हैं, उन सब में ये तीसरा वाला मत ही सबसे अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है। तो चलिए, जैसे हर बार मैं माइंड मैप की आपको याद दिला देती हूँ कि माइंड मैप आप ज़रूर जो है बनाइए। कुछ भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको आप माइंड मैप के साथ दर्शा सकते हैं। जैसे हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदाड़ो के बारे में, उसी तरह से आप बाट है, लिपि है और माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों पे इस तरह से आप अपना माइंड मैप जो है वो बना सकते हैं। आगे हम चलते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं जो अक्सर इस उपविषय से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए और चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे। एक और प्रश्न जो अक्सर पूछा गया है कि हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं, उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। तो जिस पुरोहित राजा की और अलग अलग मतों की हमने बात की, वो उसके उत्तर में चला जाएगा। तीसरा प्रश्न कि हड़प्पाई लिपि की विशेषताएं लिखिए, या हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि है। तो लिपि की सारी विशेषताएं इसके अंदर आपकी आ जाएंगी। तो आज पार्ट 4 में हमने चर्चा की है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों की, मोहरों की, लिपि, बाट और प्राचीन सत्ता। और इस सब के अंतर्गत जिसकी डेप्थ में हम गए, हमने देखा उपमहाद्वीप और उसके आगे से आने वाला माल, दूर दराज के क्षेत्रों से संपर्क, जिसमें हमने मेसोपोटामिया, दिलमुल, मगान से इनके संपर्क की बात की, मोहरें और मोहरों पर मुद्रांकन की बात की, रहस्यमय लिपि की बात की, बाट और प्राचीन सत्ता के बारे में हमने बात की। अगले सेशन में पार्ट 5 में हम चर्चा करेंगे सभ्यता के अंत की और इस महान सभ्यता की खोज कैसे हुई। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। सुनने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर हरिता अरोरा, लेक्चरर हिस्ट्री, एनसीटी दिल्ली। यदि समझ आया हो तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही अगले पार्ट के साथ फिर उपस्थित होती हूँ। थैंक यू।